Hello friends, myself Dr. शिवालकर, वेलकम टू द सीरीज वीडियो ऑन डायबिटीज़। जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में मैंने व्हाट इज़ डायबिटीज़, डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़, टाइप ऑफ डायबिटीज़, वेरिएंट ऑफ डायबिटीज़, साइन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया था। पार्ट 2 में मैंने इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में पार्ट 3 में मैं डायबिटीज़ में दी जाने वाली ड्रग्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसे ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी कहा जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप 360 डिग्री का हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहली ड्रग्स जो डायबिटीज़ में दी जाती है वो है सल्फोनाइल यूरिया, जो इंसुलिन सिक्रेटोगॉग है। मीन्स ये इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिसमें कॉमनली यूज ड्रग्स जो है ग्लिकाजाइड, ग्लिबिनक्लाजाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड नाम से जानी जाती है। ग्लिकाजाइड कॉमनली यूज ड्रग्स है। ग्लिबिनक्लाजाइड जिसका मैक्सिमम डोज 15 to 20 मिलीग्राम पर डे है। ग्लिपिजाइड जिसका मैक्सिमम डोज 20 मिलीग्राम पर डे है, जनरली एल्डरली पेशेंट में दी जाती है। ग्लिमिप्राइड जिसका मैक्सिमम डोज 6 to 8 मिलीग्राम पर डे है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाली ड्रग्स है। जैसा कि आपको पता है कि इंसुलिन जो है बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास से रिलीज होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बाय डिपोलराइजेशन इट क्लोजेस पोटेशियम चैनल एंड ओपन कैल्शियम चैनल, देन रिलीज इंसुलिन सिक्रीशन। जब ये इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा तो इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि ये इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो जब ये इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा तब इसका क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया करेगा। तो इसका साइड इफ़ेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और क्या होगा? जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो आप ज़्यादा खाएंगे तो वेट गेन होगा। किसी किसी पेशेंट में जीआई डिस्टर्बेंस भी कराता है। एलर्जिक रिएक्शन भी, डायसल्फिराम लाइक रिएक्शन होता है। प्रेगनेंसी के केस में ये नहीं दी जाती है क्योंकि टेट्राजेनिक इफेक्ट कराता है। मीन्स ये कंट्रा इंडिकेशन है प्रेगनेंसी के केस में। कुछ दवा के साथ इसका एक ड्रग इंटरेक्शन होता है। रिफाम्पिसिन जो टीबी में दी जाने वाली ड्रग्स है, अगर साथ में सल्फोनाइल यूरिया का यूज कर रहे हैं तो ये उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, जिससे उसका इफ़ेक्ट घट जाएगा। उस केस में आपका ड्रग्स की मात्रा बढ़ जाएगी। फिनेबार्बिटॉन उस केस में भी ये सल्फोनाइल यूरिया के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे इसका इफ़ेक्ट घट जाएगा। वारफेरिन, सल्फोनामाइड, क्लोरामफेनिकोल, सैलिसाइक्लेट के केस में ये मेटाबॉलिज्म को घटाता है, जिससे इस सल्फोनाइल यूरिया का इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। तो इस केस में ड्रग्स की डोज घट जाती है। क्रॉनिक रीनल फेल्योर में इसमें देखा जाता है, अगर आपका सीरम क्रिएटिनिन 2 मिलीग्राम है तो ग्लिमिप्राइड और ग्लिबिनक्लाजाइड जो है नहीं दी जाती है। और अगर ये सीरम क्रिएटिनिन 2.5 मिलीग्राम से ऊपर है तो ग्लिपिजाइड जो है जनरली नहीं देना चाहिए। सल्फोनाइल यूरिया एक सेकेंड जनरेशन ड्रग्स ऑफ डायबिटीज़ है, जो कि स्टिल अभी भी मोनोथेरेपी में यूज्ड होता है। उस केस में जहाँ की मेटफॉर्मिन, ग्लाइकोमेट कंट्रा इंडिकेशन है। अब आते हैं सेकेंड ड्रग्स ग्लिनाइड, जिसमें है मैग्लिटिनाइड, रेपाग्लिनाइड, नेटाग्लिनाइड के नाम से जानी जाती है। ये भी एक इंसुलिन सिक्रेटोगॉग है। मीन्स ये भी इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। इट इज़ शॉर्ट एक्टिंग एंड रैपिड एक्टिंग ड्रग, इसलिए इसे पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर के कंट्रोल में यूज किया जाता है।
और चूँकि ये इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाता है, इसीलिए इसका साइड इफ़ेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन कॉमन है। थर्ड नंबर्स की ड्रग्स बिगुआनाइड, मेटफॉर्मिन, ग्लाइकोमेट जिसमें कॉमनली यूज्ड होता है। इट इज़ ए फर्स्ट लाइन ड्रग्स। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये लीवर में ग्लूकोज के फॉर्मेशन को घटाता है और इंटेस्टाइन में एलिमेंट्री ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को भी ये घटाता है, मतलब इंटेस्टाइनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को ये घटाता है। पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाता है, पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है। ये इसका मतलब है कि ये इंसुलिन के रेसिस्टेंस को घटाता है और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी कराता है, इंसुलिन के रिसेप्टर को बढ़ाता है, जिससे इंसुलिन रेसिस्टेंस घटता है। ये PPAR गामा रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करता है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट, चूँकि ये इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाता नहीं है, इसीलिए ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करता है, लेकिन ये लैक्टिक एसिडोसिस कराता है, GI डिस्टर्बेंस कराता है, GI अपसेट भी होता है, बहुत सारे पेशेंट में डायरिया, नौजिया, वोमिटिंग भी कराता है, बैड टेस्ट, मेटेलिक टेस्ट भी आता है, लेकिन ये समय के साथ साथ ये एडजस्ट हो जाता है। ये जो GI डिस्टर्बेंस है, ये समय के साथ वो पेशेंट एडजस्ट कर लेता है। ये विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन को ये हैम्पर करता है। अगर लंबे समय तक ये दी जाए तो ये विटामिन B12 डिफिशिएंसी करा देगा, जिससे आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। तो अगर आप मेटफॉर्मिन या ग्लाइकोमेट का यूज़ कर रहे हैं तो विटामिन B12 की टैबलेट साथ में उसको ज़रूर दीजिए पेशेंट को। ये वेट लॉस कराता है, इसीलिए ये ओबेसिटी के लिए भी ये अच्छी दवा है। कंट्राइंडिकेशन, रीनल फेल्योर में ये नहीं दी जाती है, खास करके जब आपका सीरम क्रिएटिनिन जो है मोर देन 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तब उस केस में जो है ग्लाइकोमेट नहीं देना चाहिए। ये चाहे मोनोथेरेपी के यूज़ में या कम्बिनेशन के रूप में भी यूज होती है। ये फास्टिंग ब्लड शुगर को घटाता है, लेकिन ये HDL और LDL को भी बढ़ाता है और ये वेट लॉस भी कराता है। इसका जो डोज है वो 500 to 1 ग्राम TDS दिन में 3 बार तक दी जा सकती है। इसका मैक्सिमम डोज 2500 से 3000 मिलीग्राम पर डे तक। ठीक है। अब फोर्थ नंबर की दवा जो है थाइजोलिडाइनिडायोन्स, जिसको ग्लूटाजोन्स भी कहते हैं, जिसमें दी जाने वाली ड्रग्स है पायोग्लूटाजोन, रोजीग्लूटाजोन्स। ये बाइंड्स करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है एक्ट्स ऑन या बाइंड्स ऑन PPAR गामा रिसेप्टर, जो कि पेरोक्सिसोन्स प्रोलिफरेशन एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स है। ये GLUT4 ट्रांसपोर्टर को ये इंक्रीज करता है। इसका इफ़ेक्ट क्या है? ये इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। ये मसल्स और एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है। सेल्स में ये सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। मसल्स और एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को घटाता है। ग्लूकोज तो ये जो है क्या करता है, ये ब्लड शुगर को घटाता है, अपटेक को इंक्रीज करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को घटाता है, ग्लूकोज के बनने नहीं देता। और ये लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कराता है, जिसमें कि ये आपको लिपोजेनेसिस भी कराता है। तो LDL और HDL की मात्रा को भी बढ़ाता है और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को घटाता है। ठीक है। ये आपको जनरली रीनल फेल्योर में यह सेफ है, लेकिन जब आपका सीरम क्रिएटिनिन 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो उस केस में यूज नहीं करना चाहिए। ये आप सल्फोनाइल यूरिया के साथ यूज कर सकते हैं, मेटफॉर्मिन के साथ यूज कर सकते हैं, और ख़ास करके जिस केस में मेटफॉर्मिन या ग्लाइकोमेट नहीं दी जाती है
क्योंकि रीनल फेल्योर में आपको बिगुआनाइड्स मेटफॉर्मिन यूज नहीं होता है, तो उस केस में पायोज जनरली ये रीनल केस में सेफ़ है, तो उस केस में ये दिया जाता है। इसका जो डोज है पायोग्लूटाजोन का 15 to 45 मिलीग्राम पर डे है, और ये हीमोग्लोबिन HbA1c जो है 1 से 1.5% तक घटा सकता है। फिफ्थ, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, जिसमें एकार्बोस, भोगलीबोस, जिसे भोगली भी कहते हैं। जनरली हमारे इंटेस्टाइन में हम जो खाना खाते हैं पॉलीसेक्राइड, वो डाइसेक्राइड, फिर मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होता है, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, तब वो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में। तो अगर हम इसके ब्रेकडाउन को रोक दें या इसके एब्जॉर्प्शन को रोक दें, तो ये अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये जो अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स है, ये इनहिबिट करता है एब्जॉर्प्शन को बाय इनहिबिटिंग अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम एंड आल्सो इनहिबिट ब्रेकडाउन इनटू द मोनोसेक्राइड। ये छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने नहीं देता है। तो इस तरह से ये चूँकि हमारे एब्जॉर्प्शन को रोकता है, तो इसीलिए जनरली ये ड्रग्स पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर जिसमें बढ़ा रहता है, खाना खाने के बाद जिस पेशेंट में शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है, उस पेशेंट पे हम जनरली ये ड्रग्स यूज करते हैं। तो ये ड्रग्स ओबेसिटी में भी यूज होता है, क्योंकि ये हमारा ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शंस को घटाता है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? एब्डोमिनल क्रैम्प, डायरिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कराता है, फ्लैटुलेंस भी कराता है, जीआई डिस्टर्बेंस, लीवर एंजाइम को ये बढ़ाता है। और जनरली जिस केस में सीरम क्रिएटिनिन 2 से ज़्यादा हो, उस और आईबीएस के केस में ये ड्रग्स नहीं दी जाती है, और ये हीमोग्लोबिन HbA1c 0.5 to 1% तक जो है घटाने की टेंडेंसी रखता है। और 6 नंबर की ड्रग्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग्स, कॉमनली यूज ड्रग्स है, वो क्या करता है? जनरली क्या होता है, हमारे जीआईटी में, इंटेस्टाइन में इंक्रीटिन नाम का हार्मोन है, जिसको गट डिराइव्ड हार्मोन, इंक्रीटिन वर्ड जानिए, इंक्रीटिन जो गट डिराइव्ड हार्मोन है वो पाया जाता है, जिसमें GLP-1, GLP ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड ये है इंक्रीटिन। ये क्या करता है? इसका इम्पॉर्टेंट काम क्या है? ये हमारे इंसुलिन के सिक्रीशन, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास के इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता है, ग्लूकागोन के रिलीज को घटाता है, ये गैस्ट्रिक इम्पटी को घटाता है, मतलब हमें पेट को खाली होने नहीं देता है, और इंक्रीज सेटाइटी, ये हमें भूख कम लगाता है, मतलब हमारे भूख को ये मारता है, जिससे हमें खाने की इच्छा जो है कम होती है। तो और ये ओबेसिटी में भी यूज होता है, क्योंकि इसका जो फंक्शन है तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, तो इसलिए हमारा ओबेसिटी में ये यूज करता है। तो ऐसी ड्रग्स जो इंक्रीटिन के मात्रा को बढ़ा दे, तो उसमें जो पहला ड्रग्स आता है जो एनालॉग ऑफ इंक्रीटिन या GLP-1 है, वो है एक्जेंटाइड, लिनाग्लिटाइड। जनरली ये ड्रग्स जो है इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती है, सबक्यूटेनियसली दी जाती है, इसलिए जनरली इसे यूज़ नहीं किया जाता है। इसका साइड इफ़ेक्ट नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, कंस्टिपेशन है। ये पैंक्रेटाइटिस भी कराता है, तो इसीलिए जनरली जिसको पैंक्रेटाइटिस है उस केस में नहीं दी जाती है, और जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, उस केस में ये ड्रग्स जो है नहीं दी जाती है। सेकेंड ड्रग्स जो है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है, वो है DPP-4, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडाइज 4 एंजाइम
इनहिबिटर्स। ये DPP-4 क्या करता है कि ये हमारे इंक्रीटिन के ब्रेकडाउन कराता है, मतलब ये इंक्रीटिन को इनहिबिट करता है। तो अगर इस एंजाइम को ही हम रोक दें तो हमारा इंक्रीटिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो हमारे ड्रग्स DPP-4 इनहिबिटर्स, जो ग्लिप्टिन नाम की दवा आती है, जिसमें सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लिंडाग्लिप्टिन, टीनाग्लिप्टिन नाम के ड्रग्स है, ये ब्लड में हमारा इंक्रीटिन के लेवल को, GLP-1 के लेवल को बढ़ा देता है, जिसके कारण से हमारा इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, ग्लूकागोन का लेवल बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक एंजाइम घट जाता है और सैटिस्फैक्टी को, लैक ऑफ हंगर को ये बढ़ा देता है और ये ओबेसिटी में उसी तरह से काम आता है। और ये हमारा बेस्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल करता है। इसमें लो रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ये हमारा वेट रिडक्शन भी कराता है और इसका जो है लो रिस्क ऑफ पैंक्रेटाइटिस भी कराता है। तो ये कॉमनली यूज ड्रग्स है, मोनोथेरेपी या कंबाइंड रूप में भी हमारा यूज करते हैं, सल्फोनाइल यूरिया के साथ भी, मेटफॉर्मिन के साथ भी, पायोज के साथ भी यूज होता है। अब नेक्स्ट ड्रग्स है 7th नंबर में SGLT2 इनहिबिटर्स, जिसको फ्लोजिन नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारा कैनाजिफ्लोजिन, डेपाग्लिफोजिन नाम की ड्रग्स आती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू इनहिबिटर्स, मीन्स प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स, किडनी में प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स में एक SGLT2 रिसेप्टर्स होता है जो ग्लूकोज के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर हम इसे ब्लॉक कर दें तो हमारा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है? पेशाब के रास्ते से ग्लूकोज को बहाता है, तो ये ग्लूकोसूरिया कराता है। तो जब ग्लूकोसूरिया कराएगा तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? ये UTI भी कराएगा, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कराएगा, डिहाइड्रेशन भी होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ UTI होगा। तो ये इसका इफेक्ट कैसे करता है? ये रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज कम कराता है, ये हमारा वेट लॉस भी कराएगा, हाइपोग्लिसीमिया ये कम कराएगा। तो ये हमारा गैस्ट्रिक, ये इस तरह से ये हमारा ड्रग्स इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट ड्रग्स 8 नंबर में एमाइलिन एनालॉग, जिसमें प्रेमेलिनटाइड नाम की ड्रग्स आती है। ये क्या करता है? जनरली हमारा क्या होता है, बीटा सेल और पैंक्रियाज में हमारा इंसुलिन और एमाइलिन ये दोनों रिलीज होता है। एमाइलिन क्या करता है? एमाइलिन इट इनहिबिट्स ग्लूकागोन। अगर हम ग्लूकागोन को इनहिबिट करेंगे, ग्लूकागोन क्या करता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये एमाइलिन क्या करता है? ये ग्लूकागोन को डिक्रीज करता है, जिससे गैस्ट्रिक इम्पिटिंग को घटाता है, ब्लड में शुगर लेवल को ये घटाता है। इसमें हमारा HbA1c 0.5 to 1% जो है घटाने की टेंडेंसी होती है। इसमें साइड इफ़ेक्ट नोज़िया, वॉमिटिंग, लेकिन ये कॉमनली यूज नहीं होता है। नेक्स्ट 9 नंबर की ड्रग्स है ब्रोमोक्रिप्टिन, डोपामिन D2 एगागोनिस्ट, जस्ट नाम जान लीजिए। ये हमारे इंसुलिन के रेसिस्टेंस को घटाता है, ये भी कॉमनली यूज ड्रग्स नहीं है। तो इस तरह से इतनी सारी दवाएं जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो डायबिटीज़ में दी जाती हैं, जिसके बारे में मैंने आज डिस्कस किया। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, अप्रोच ऑफ द ड्रग्स टू कंट्रोल द डायबिटीज़ क्या होगा, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को समाप्त करने के पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर मन में कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, टाइम मिलेगा तो मैं आंसर दे दूँगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को इसको फ़ायदा मिल सके और इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप भी पुण्य के भागी बने। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। बी हैप्पी, बी हेल्दी। नमस्कार, धन्यवाद।